Hello, future doctors. I am Sanjay from Safal Institute, currently pursuing MBBS from MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। और आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे में जितना भी हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, या एक तरह से कह सकते हैं ये पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनता है। जितने भी बेसिक बेसिक बातें हैं सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और अगर इस चैप्टर का नॉलेज रहा ना तो हम लोग काफ़ी सारा चैप्टर जो हम लोग नहीं पढ़े रहेंगे, जैसे कि फिर ब्लॉक केमिस्ट्री में SPDF में, तो उसका भी क्वेश्चन इस चैप्टर का रिलेशन से बन जाता है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड हमारा जो होता है उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले। अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड एटम, आयन एक्सेट्रा ऑफ अ केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है केमिकल बॉन्ड जो कि एटम्स और आयंस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, फिर से डेफिनेशन पढ़ो। अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड एटम, आयंस एक्सेट्रा ऑफ अ केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ये हुआ इसका डेफिनेशन, इसको याद कर लेना। चलो, अब केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? ठीक है, देखो तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। सबसे पहले एटम है। एटम का जो एनर्जी होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना बॉन्ड बना के, उसका एनर्जी कम होता है एटम्स के कंपैरिजन में, तो इसीलिए वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, देखो कैसे। वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, क्या बोले अभी, एटम्स हैव हायर एनर्जी देन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो एटम का एनर्जी है, इसको अभी हम लोग ग्राफ के थ्रू देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी ये बात जानो कि एटम्स का जो एनर्जी है वो ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल के कंपेरिजन में। तो अब किसी का एनर्जी देखो, ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं, ज़्यादा एनर्जी मतलब कम स्टेबिलिटी। हायर एनर्जी में है मतलब एक्साइटेड है तो स्टेबिलिटी कम है। तो मॉलिक्यूल्स का क्या है, एनर्जी कम है तो मतलब उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, देखो फिर से इधर, टू अटेन स्टेबिलिटी एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर से इसको पढ़ते हैं क्या है। वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, सबसे पहला पॉइंट हम क्या बोले, एटम्स हैव हायर एनर्जी देन मॉलिक्यूल्स। एटम्स का जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल से ज़्यादा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जब बन गया तो एनर्जी कम हो गया, तो इसलिए वो मॉलिक्यूल्स बनाए। क्यों? क्योंकि कम एनर्जी मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, देखो, टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब देखो एक हम कुछ मस्त सा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। कलर क्या ले ले, ये ले लेते हैं इसको। ठीक है, देखो अब दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है अट्रैक्टिव, एक रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। दो एटम्स हैं यहाँ पे, दो एटम यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखो, ये एक है, ये दूसरा है। तो यहाँ पे दो टाइप का फोर्स एक्ट करेगा। क्या क्या, देखो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच, और ये इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। करेगा ना, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, हम लोग जानते हैं। और ये एक बेसिक सा बात है कि जो हमारा न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो हमारा जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन और न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन। ठीक है, तो रिपल्शन को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये रिपेल कर रहा है। ठीक है, अब न्यूक्लियस और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मतलब ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये न्यूक्लियस भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा और ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या दिखाएंगे, ये वाला, ये हो गया हमारा अट्रैक्टिव। ये हमारा हो गया अट्रैक्टिव फोर्स, और ये वाला हो गया हमारा रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। तो अब ये बेसिक सा बात है, लॉजिकल है कि देखो बॉन्ड कब बनेगा, जब ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव से ज़्यादा होगा तभी ये दोनों सामने आके बॉन्ड बनेगा। नहीं तो अगर ये रिपल्सिव फोर्स, अगर जो ये हमारा रिपल्सिव फोर्स है अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एटम्स दूर दूर रहेंगे, बॉन्ड ही नहीं बनेगा, है ना। तो फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो वही देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। पूछ रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड कब बनता है दो एटम के बीच में, कब बनता है, जब अट्रैक्टिव फोर्स जो हमारा है वो रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं जो हम अभी बोल रहे थे। ग्राफ देखो क्या है, ग्राफ है हमारा
पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे डिस्टेंस है, और ये कौन सा डिस्टेंस है, ये है हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब ये दोनों एटम है, ये दोनों के बीच का जो है ये डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम करें, मतलब ये एटम्स को है ना हम पास लाते जा रहे हैं, एटम्स को पास लाते जा रहे हैं। तो हम जब एटम्स को पास लाते जा रहे थे ना, तो हमको एनर्जी में क्या दिखा कि जैसे जैसे हम एटम्स को पास लाते जा रहे हैं तो एक हमको ऐसा पॉइंट मिला जब एनर्जी जो है ना हमारा वो मिनिमम था, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे एनर्जी सबसे मिनिमम है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, तो जिस पॉइंट पे एनर्जी हमारा सबसे मिनिमम हुआ वहाँ पे जो एनर्जी था उसको हम बोल दिए बॉन्ड एनर्जी, और उस डिस्टेंस को हम लोग बोल दिए बॉन्ड लेंथ। फिर से सुनिए, जिस पॉइंट पे एनर्जी सबसे मिनिमम था उस पॉइंट को हम लोग बोल दिए बॉन्ड एनर्जी, और जिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे एनर्जी मिनिमम था उसको हम बोल दिए बॉन्ड लेंथ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, सबसे पहले जब इधर से हम लोग आ रहे थे ऐसे, तो यहाँ पे क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तब ना वो सामने आते जा रहा था, क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स होते जा रहा था, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग इधर आए, यहाँ पे आए इस पॉइंट पे जहाँ पे एनर्जी सबसे कम है, वहाँ पे क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू रिपल्सिव फोर्स। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो क्या दिखा हमें कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया होगा अट्रैक्टिव फोर्स से। तो देखो एटम को एक दूसरे से चिपका देंगे तो नहीं कि बॉन्ड बन जाएगा, उसको दोनों एटम्स को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा तभी वो बॉन्ड बनेगा, और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। और उस डिस्टेंस पे जो एनर्जी रिलीज हुआ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। क्लियर। चलो अब देखते हैं कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो अभी हम क्या पढ़े यहाँ पे कि जो हमारा एनर्जी था, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, अच्छा ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। चलो एक एक करके आते हैं, ठीक है। चलो कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या है, देखो व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम रिपल्सिव फोर्सेस। बेसिक सा बात है, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा रहेगा रिपल्सिव फोर्स से तभी बॉन्ड बनेगा। रिपल्सिव फोर्स अगर ज़्यादा रहेगा तब तो एटम दूर हो जाएगा, तब तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ो क्या है, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम्स रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। चलो अब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या बोले, मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉन्ड लेंथ। और क्या है एक टर्म हम लोग अभी पढ़े, बॉन्ड एनर्जी, क्या है, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। सिंपल, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो अभी ये जो बॉन्ड एनर्जी है ना, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में जो एनर्जी निकला, तो उस एनर्जी के अकॉर्डिंग हम लोग बॉन्ड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। देखो अब इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं बॉन्ड्स को, देखो क्या है, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड दो क्लासिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको बोलेंगे ना, जब बॉन्ड एनर्जी है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जो बॉन्ड एनर्जी है हमारा, जो बॉन्ड एनर्जी है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 42 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और वीक में भी दो क्लासिफिकेशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडरबल फोर्सेस। तो इस पे भी हम लोग आएंगे, पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्या क्या है, बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल, ठीक है। चलो देखो क्या क्या है इसमें, इसमें पहला आता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को हम लोग और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। दूसरा आता है कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें आता है। तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। और चौथा हमारा आता है मेटलिक बॉन्ड, ठीक है। मेटलिक बॉन्ड हो गया, तो ये चारों हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको बोले हम लोग ना, बॉन्ड एनर्जी जिसका ग्रेटर देन इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल हुआ, ठीक है। अब आते हैं वीक बॉन्ड पे। वीक बॉन्ड किसको बोले, वीक बॉन्ड में दो टाइप का आता है, देखो क्या क्या है। तो एक आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक आता है वंडरबल फोर्सेस, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारा है उसका जो क्या है, देखो बॉन्ड एनर्जी का जो क्राइटेरिया क्या है, बॉन्ड एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड में दो टाइप का आता है, एक आता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक आता है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। हम लोग जब हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करेंगे तब वो सब क्लियर हो जाएगा। एक आता है वंडरबल फोर्सेस। वंडरबल फोर्सेस क्या होता है, उसमें बॉन्ड एनर्जी ना 8 किलो जूल पर मोल से कम, बॉन्ड एनर्जी लेस देन 8 किलो जूल पर मोल, ठीक है।
चलो, अब वंडरवल फोर्सेस में क्या क्या आता है? वंडरवल फोर्सेस में देखो क्या क्या आता है। डायपोल डायपोल फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसोम फोर्स बोलते हैं। डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, जिसको हम लोग डीवाई फोर्स बोलते हैं। और इंड्यूस डायपोल फोर्स, जिसको हम लोग क्या लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? फिर से इसको एक बार हम जल्दी जल्दी में रिपीट कर दे रहे हैं। क्या क्या हम लोग अभी पढ़े? केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल। वीक बॉन्ड में फिर दो आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन बॉन्ड में दो आता है, इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। और वंडरवल फोर्सेस में क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। और वंडरवल फोर्सेस में क्या क्या आता है? डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस डायपोल और इंड्यूस डायपोल इंड्यूस डायपोल। स्ट्रॉन्ग में बोल ही दिए क्या क्या है? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या आता है हमारा? आयोनिक बॉन्ड को हम लोग और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। और चौथा है हमारा मैट्रिक बॉन्ड। क्लियर? तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये किस टाइप का बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसमें बॉडी एनर्जी क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आयोनिक बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। चलो एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा इसका क्या है? यहाँ पे पढ़ो। फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम जो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा टू अदर एटम जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, देखो आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? हम यहाँ पे क्या बोले? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक एटम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा टू अनदर एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल, एक इमेजिनरी एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग मेन एग्जाम्पल्स पे आएंगे। ठीक है, देखो सपोज एक एलिमेंट है, एटम है एम, इसमें क्या है? आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म देते हैं। ठीक है, तो वो एम प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो क्या हो गया? एम प्लस, और वो आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में है। एक्स एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, वो क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन लिया, वो क्या बन गया? एक्स माइनस। अब ये एम प्लस एक्स माइनस कंबाइन करके एम एक्स सॉलिड बने, एम एक्स सॉलिड। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो आयोनिक बॉन्ड बनेगा ना, उससे पहले है ना कि उसको अपना रिस्पेक्टिव कैटायन एनायनिक फॉर्म में आना होगा। और कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में आने के बाद वो कंबाइन करके सॉलिड सॉल्ट दैट इज कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग मेन एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल देखो एक सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 281, क्लोरीन का लिख सकते हैं 287। अब सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? Na+, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा? 28, जो कि स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन का क्या होता है? 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा? 288, क्या बन जाएगा? Cl-। हम अभी क्या बोले? आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए जो रिस्पेक्टिव उसको कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में आना पड़ेगा। तो आगे कैटायनिक 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 और एनायनिक फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये कंबाइन करके बन गया सॉल्ट। ये और ये क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। Mg है और फ्लोरीन है। Mg का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 282, फ्लोरीन का क्या है? 287। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे 282 है, मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम दो फ्लोरीन लिए हैं, एक फ्लोरीन को ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा फ्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये Mg क्या हो जाएगा? 2+ हो जाएगा और Ff- हो जाएगा। वही देखो Mg2+, F-, सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, सब स्टेबल भी हो गया। तो ये क्या बन गया? MgF2। ठीक है, चलो अब एक हम लोग इसमें टर्म पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोवैलेंसी फिर से पढ़ो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो NaCl अभी हम पढ़े, NaCl पढ़े अभी। यहाँ पे NaCl में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो गया? 1 हो गया। Ev इज स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, Ev हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी है। ठीक है, MgF2 देखो यहाँ पे MgF2 में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लोरीन को दिया था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का फ्लोरीन को दिया था, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो क्या इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ MgF2 इज 2। ठीक है, MgF2 का इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, देखो फेवरेबल कंडीशन किसके लिए? आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब इधर हम लोग सबसे पहले क्या देखें? एक यहाँ पे रहेगा
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए वो कम होना चाहिए, तब ना वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए कि वो फट से इलेक्ट्रॉन ले ले, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए ना। देखते हैं कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोले, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो क्यों बोले, समझ में आया? क्योंकि देखो जो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये जल्दी हो जाएगा तभी तो हमारा जल्दी आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शुड बी हाई। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शुड बी हाई क्यों बोले, समझ में आया? अभी डिस्कस किए कि जो ये क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन कब ले लेगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई रहेगा तभी वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शुड बी हाई, ये कंडीशन हो गया। अब एक थर्ड पॉइंट, ओवरऑल लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, ठीक है। ओवरऑल लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। तो अब हम यहाँ पे एक नया बात बोल रहे हैं कि लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो अब लैटिस एनर्जी में क्या होता है, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, ठीक है। बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। लैटिस एनर्जी क्या होता है, इसको हम लोग डेल्टा एच लैटिस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो लैटिस एनर्जी देखो क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयंस इन आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड। मतलब समझे, जो आयंस मिला के हम लोग एक कंपाउंड जो सॉलिड कंपाउंड बना रहे थे, यहाँ तक यहाँ ये देखो, ये जो NaCl बना ये तो सॉलिड हुआ, ये क्या क्या आयंस से बना, Cl माइनस और Na प्लस से। तो एनर्जी दे के इसको NaCl को तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा ना, इसको आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसी एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। चलो फिर से आप डेफिनेशन पढ़ो, लैटिस एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट कर दो। देखो लैटिस एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयंस इन आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयंस, सेपरेट करना आयंस को इन आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म, आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में ही था, सॉलिड बना था, फिर आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म से सॉलिड बना था, अब सॉलिड से हमको आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगेगा वही हो गया हमारा लैटिस एनर्जी, ठीक है। वाह, अब इसको एक इमेजिनरी एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या है, mx सॉलिड है, इसको जो हम एनर्जी देंगे फॉर कन्वर्टिंग इट टू m प्लस आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म और x माइनस आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म, तो इसमें जो एनर्जी लगेगा ये लैटिस एनर्जी होता है, और ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ये हमारा कंडीशन है कि ओवरऑल लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, ठीक है। चलो तो फेवरेबल कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्लियर हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, और ओवरऑल लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। और लैटिस एनर्जी क्या है वो भी डिस्कस कर लिए कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयंस इन आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म ऑफ सॉलिड कंपाउंड, ठीक है। चलो अब फैक्टर्स देख लेते हैं कि लैटिस एनर्जी को कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी क्या होता है, देखो जो लैटिस एनर्जी है ना हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 और बाय R से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। Q1 Q2 हमारा क्या है, यहाँ पे चार्ज है, लिख दे क्या, अच्छा Q1 Q2 क्या है, यहाँ हमारा चार्ज है, और R का तो हम लिख ही दिए क्या है, R हमारा क्या है यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है R हमारा, ठीक है। तो देखो Q1 क्या, ऑब्वियसली आयोनिक बॉन्ड होगा तो एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, तो कोई कैटायन होगा कोई एनायन होगा, तो कैटायन का साइज तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में जब डिस्कस किए तो वहाँ पर हम लोग पढ़े अच्छे से कि कैटायन का साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप बढ़ता कैटायन का साइज। दिक्कत कहाँ पे होगा, एनायन का साइज में। तो अगर हम लोग एनायन का साइज देख ले, याद कर ले, तो हम लोग लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, वो कैसे कंपेयर करना वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अभी हम लोग क्या साइज ऑफ कैटायन पीरियोडिक टेबल में बोल ही दिए थे क्या कि डाउन द ग्रुप क्या होता है हमारा, साइज इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि शेल नंबर बढ़ता है, ठीक है। चलो साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन में हमारे पास दो टाइप का एनायन आता है, क्या, एक स्मॉल एनायन एक लार्ज एनायन। स्मॉल एनायन में वही जो छोटा छोटा चीज़ H माइनस OH माइनस F माइनस Cl माइनस O2 माइनस, ठीक है। लार्ज एनायन में जो बड़ा बड़ा जिसको बोलने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं इसको। देखो SO4 माइनस NO3 माइनस HSO3 माइनस HCO3 माइनस CO32 माइनस SO32 माइनस ClO4 माइनस और Br माइनस I माइनस। लार्ज क्यों होगा, क्योंकि ये नीचे जाएंगे तो बड़ा होगा, तो
तो ये बड़ा है, नीचे मीन्स डाउन द ग्रुप बट। अब हम लोग एक की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा यहाँ पे, इसको हम हाईलाइट करना चाहेंगे अच्छे से। देखो क्या है, लार्ज कैटायन स्टेबलाइजेज लार्ज एनायन एंड स्मॉल कैटायन स्टेबलाइजेज स्मॉल एनायन। लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन है ना, इसी ये जो लाइन है ना इससे बनेगा। देखो लार्ज कैटायन स्टेबलाइजेज लार्ज एनायन एंड स्मॉल कैटायन स्टेबलाइजेज स्मॉल एनायन। ठीक है, चलो मतलब समझ में आया कि जो लार्ज कैटायन होगा ना वो लार्ज एनायन को स्टेबलाइज करेगा, और जो स्मॉल कैटायन होगा स्मॉल कैटायन वो स्मॉल एनायन को स्टेबलाइज करेगा। ये बात को ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखो, फिर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लार्ज कैटायन स्टेबलाइजेस लार्ज एनायन एंड स्मॉल कैटायन स्टेबलाइजेस स्मॉल एनायन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, तब क्लियर होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, कंपेयर लैटिस एनर्जी हमारे पास दिया हुआ है। देखो क्या है, LIF, NAF, KF, RBF, CSF। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लार्ज कैटायन। अब देखो पहले यहाँ पे ये देखो, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटायन का साइज क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, कैटायन का साइज बड़ा हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा है लार्ज कैटायन। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्मॉल कैटायन। स्मॉल कैटायन हुआ। एनायन का साइज देखो, एनायन हम अभी क्या पढ़े यहाँ पे, F- हमारा क्या है, स्मॉल एनायन है। तो F- हमारा स्मॉल एनायन है ये, तो यहाँ जो F है ये तो स्मॉल एनायन है, स्मॉल एनायन। यहाँ भी जो F है हमारा स्मॉल एनायन है, स्मॉल एनायन है। तो हम अभी क्या बोले, लाइन पढ़ो फिर से यहाँ पे देखो, लार्ज कैटायन स्टेबलाइजेज लार्ज एनायन एंड स्मॉल कैटायन स्टेबलाइजेज स्मॉल एनायन। ठीक है, तो लार्ज कैटायन जो होगा वो लार्ज एनायन से स्टेबलाइज होगा, तभी उसका लैटिस एनर्जी हाई होगा, और स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन से। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, LIF में Li स्मॉल कैटायन है, FP स्मॉल एनायन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। CSF में लैटिस एनर्जी कम होगा, मतलब जैसे जैसे इधर जा रहे हैं डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा हमारा किसका हुआ, LIF, देन NAF, देन KF, देन RBF, देन CSF। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं और चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BeSO4। ठीक है, बी है, ये हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तो ये Ba जो है हमारा, ये क्या होगा हमारा लार्ज कैटायन। ठीक है, ये क्या है स्मॉल कैटायन, स्मॉल कैटायन। अब जो SO4 है, SO4 देखो यहाँ पे लिस्ट में क्या है, SO4 हमारा लार्ज एनायन है, SO4 है ना। तो लार्ज एनायन हो गया, तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं ये लार्ज एनायन है, लार्ज एनायन, ये लार्ज एनायन। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या बोले, लार्ज एनायन स्टेबलाइजेस लार्जर कैटायन, तो इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, मतलब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी बढ़ रहा है। तो बस BeSO4 का सबसे ज़्यादा, देन SrSO4, देन CaSO4, देन MgSO4, देन BeSO4। क्लियर। तो अब ये तब हुआ ना जब चार्ज और साइज हमें पता था। ठीक है, अब ऐसा होगा, अब अगर फैमिलीज भी अलग अलग आ गए, ये तो ठीक है कि एक ही ग्रुप में है तो कंपेयर कर दिए, एक सिंपल एनायन था और कैटायन था। कैटायन हम लोग को पता था कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, और एनायन एक ही था। ठीक है, ठीक है, ऐसा हो गया, और एक ही फैमिली का था। लेकिन क्या हो कि अगर ये फैमिली अलग अलग हो, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो एग्जाम्पल ले लिए हैं पहले ही। देखो क्या है, तो एक बात उसमें हमें ध्यान क्या रखना है, ये भी अच्छा पॉइंट है, इन बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स, इन बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, अलग अलग फैमिलीज है हमारे पास यहाँ पे, NaCl, MgCl2, AlCl3। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स। यहाँ पे कितना चार्ज है, Na+Cl- Mg+2 है और Al+3 है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ पे किसका है, हमारा Al3+ का चार्ज ज़्यादा है, Mg का उससे कम है, और Na का उससे कम है। तो क्या था, इन बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स। ठीक है, तो चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, तो मतलब AlCl3 का लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर MgCl2 का लैटिस एनर्जी, एंड देन NaCl का। क्लियर। ठीक है, तो चलो आज हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार क्विकली रिकैप ले लेते हैं।
आज हम लोग सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग देखें, उसमें हम लोग केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन देखें सबसे पहले, फिर केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है वो जाने हम लोग, फिर उसके बाद केमिकल बॉन्ड का हम लोग ग्राफ देखें एक कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ, और उससे हम लोग क्या क्या पढ़े, बॉन्ड लेंथ के बारे में जाने, बॉन्ड एनर्जी के बारे में जाने, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन का कंडीशन जाने कि कैसे बॉन्ड बनता है, उसका कंडीशन क्या क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन पढ़े, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखें, आयोनिक बॉन्ड के बारे में देखें, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है वो देखें, उसका कुछ कुछ एग्जांपल्स देखें, सोडियम वाला और मैग्नीशियम वाला हम लोग एग्जांपल्स देखें। फिर उसके बाद क्या हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में पढ़ा आज, क्या होता है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। फिर हम लोग फेवरेबल कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ये देखें। फिर उसके बाद हम लोग लैटिस एनर्जी के बारे में जाने, और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी जान के कुछ हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी का क्वेश्चंस किए, जिसमें हमारा दो की कॉन्सेप्ट क्या था, लार्ज कैटायन स्टेबलाइजेस लार्ज एनायन एंड स्मॉल कैटायन स्टेबलाइजेस स्मॉल एनायन, और इन बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में।